हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे जो आज का पीडीएफ है उसमें जो जानकारी है बहुत ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, इसलिए हम लोग जो है उस पीडीएफ को जहाँ से बनाया गया है उस बुक को ही रीड कर लेते हैं, उस बुक को ही समझ लेते हैं ताकि वो समझ में आए और कोई भी जानकारी छूटे ना। जैसे यहाँ कुछ एटीपी के बारे में बताया गया है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। हम लोग जानते हैं कि सेल में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें जो चलता है, जैसे हमारे इंडिया में मनी चलता है, पैसा चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी प्रकार से सेल में चाहे वो जिस देश का आदमी हो या एनिमल हो या प्लांट सेल हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है एटीपी। वहाँ की करेंसी है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन यूज टू मेक एटीपी। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के रूप में हम लोग, हमारी जो सेल है वो इकट्ठा कर लेती है। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ आप देखिए एडीपी प्लस पी, ये जो पी है फास्फेट है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडीपी में फास्फेट के दो मॉलिक्यूल हैं और उसी में एक और फास्फेट जुड़ जाता है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है इसमें यूज हो जाती है और ये बन जाता है एडीपी और उसी में जुड़ा हुआ है एक और पी, मतलब कि जो फास्फेट था ये एडीपी में जुड़ गया। तो दो फास्फेट पहले से थे, एक और फास्फेट जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो गया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो यहाँ दिखाया गया है नीचे पी बराबर फास्फेट, और ये जो बना, अब इसका यूज होगा सेल में जितने सारे रिएक्शंस होंगे जिसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी यूज हो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें कहते हैं जैसे कि रेस्पायरेशन, वो एक्सोथर्मिक कह लीजिए क्योंकि उसमें एनर्जी निकल रही है। और इंडोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी यूज हो। तो जिसमें भी एनर्जी का यूज करना होगा उसमें जो है इस एटीपी का यूज कर लिया जाएगा, हमारे बॉडी में जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे। आगे देखेंगे, सिंस द एरोबिक रेस्पायरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पायरेशन का पाथवे है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट टेक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ये तय करना होता है कि उनको ज़रूरत भर का ऑक्सीजन मिलता रहे। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा। हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने गैस का एक्सचेंज क्योंकि वो भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, तो वो अपने स्टोमेटा से गैस का चेंज करते रहते हैं। इट मीन्स जैसे उनको अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो लेते रहते हैं इन्वायरमेंट से। उनकी लिप्स में स्टोमेटा होता है, एक छेद होता है, आप पढ़ चुके हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलर स्पेस। और आप एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखना कि जो पिछली पीडीएफ है, पिछली पीडीएफ जो है उसमें एक जगह सेल का पत्ती का लिप्स का सेक्शन दिखाया गया है, तो उसमें सेल के बीच बीच में बहुत सारे जगह है जिसको इंटरसेलर स्पेस बोलते हैं। तो उसके मतलब कह लीजिए हर सेल जो पत्ती में है, लिप्स में, हर सेल एयर के कांटेक्ट में है, तो वहाँ से जो है एक्सचेंज होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हीयर, और वहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है। दे कैन गो इनटू cell or away from them and out into the air। और वो सेल में या सेल से बाहर जो है हवा में आते जाते रहते हैं जैसे जिनको ज़रूरत होती है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है या फिर प्लांट की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। जैसे रात के समय व्हेन हियर इज़ अ फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, रात के समय तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं तो ऑक्सीजन बनती नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनको सिर्फ रेस्पायरेशन करना होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पायरेशन करते रहते हैं और CO2 को एलिमिनेट करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं, और CO2 उनके पत्ती के द्वारा निकलता रहता है ड्यूरिंग द डे। लेकिन दिन के समय वो
जितनी भी CO2 रेस्पायरेशन तो करते रहेंगे, रेस्पायरेशन तो हमेशा करेंगे 24 घंटे, लेकिन उस रेस्पायरेशन में जो CO2 बनेगी वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएं हैं वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही हैं। उसमें जो प्लास्टिड होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो CO2 का यूज कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में। हेंस देयर इज़ अ नो CO2 रिलीज। और ऐसी दिन के समय CO2 नहीं रिलीज होती है, सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में बनती है। अब आप कहेंगे कि अरे सर, वहाँ तो रेस्पायरेशन भी हो रहा है, वो ऑक्सीजन भी तो ले लेगा। नहीं, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है कि उसको जितना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा बनता है, इसलिए जो है ऑक्सीजन रिलीज होगा। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो बने हुए हैं। इवॉल्व मतलब इवल्यूट हुए हैं, उनका विकास हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो जहाँ रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ से उनको ऑक्सीजन लेना है, उस हिसाब से उनका विकास हुआ है। एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भी वो ऑर्गन उनका डेवलप हुआ है। गेटिंग रिड, छुटकारा पाना। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर। जो टेरेस्ट्रियली एनिमल्स हैं, जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, वो जो है अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं एटमॉस्फियर से। बट एनिमल दैट लिव इन द वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन जो पानी में रहते हैं वो एनिमल सिर्फ उस ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व है। जैसे इसमें कहा गया है, ऑब्जर्व फिश एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ। वो अपने माउथ को बंद और ओपन करती है, क्लोज करती है, क्योंकि मुंह से पानी लेती है और फिर गिल से निकलता रहता है। गिल में बहुत सारी पतली पतली कैपलरीज पाई जाती हैं, जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो उनकी जो कैपलरीज की दीवार है वो इतनी पतली है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने आप ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाती है। आगे बात करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में वो काफ़ी कम है कंपेरिजन टू कि जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में है। सही बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है और वाटर में तो पॉइंट में होता है जो डिजॉल्व होता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, अब उनको तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब चाहिए, जितना सभी एनिमल्स को चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियली रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उनके कंपेरिजन में जो पानी में रहते हैं उनका जो ब्रीदिंग का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, सांस लेने की जो दर है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेक अप बाई ब्लड। तो वही कह रहा है कि फ़िश जो है वाटर को लेती हैं अपने माउथ में और उसको पास कर देती हैं बहुत तेज़ी के साथ, फोर्स लगा के अपने गिल में, जहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उनके ब्लड में चला जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फियर फॉर द रेस्पायरेशन। टेरेस्ट्रियली जो ऑर्गेनिज्म है, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन लेते हैं और अपने रेस्पायरेशन में यूज करते हैं। द ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। कह रहा है अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे जितने भी मैमल्स हैं अपने लंग्स से लेते हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जो ट्रैकिया नहीं, उनके बॉडी में कुछ पतले पतले छिद्र होते हैं और उन छिद्रों का एक कनेक्शन पाइप पूरे बॉडी में दौड़ा हुआ होता है, उसका भी टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, उसके थ्रू लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, वो नाम मिल जाएगा, मतलब कि ग्रास होपर में होते हैं। अभी हो सकता है बीच में नाम याद आ जाए तो बता देता हूँ। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट ऑर्गन, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर that increase the surface area which is the contact with the oxygen rich atmosphere। अब इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं तो ये लाइन नहीं समझ में आएगी। कह रहा है कि ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो और वो
उसके कांटेक्ट में रह पाए, सरफेस एरिया उसका काफ़ी ज़्यादा हो और जो है उस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रह पाए जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, तो इस सरफेस के द्वारा, जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स का जो सबसे छोटा पार्ट है एल्वियोली है, तो एल्वियोली में वो उसका सरफेस इस तरह से होता है, सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, उसका सरफेस इस तरह से होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। एक्सचेंज कैसे होगा? जो जहाँ ज़्यादा है वो कम की तरफ चला जाएगा। तो जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होता है, तो वो अपने आप चला जाता है। जो ब्लड आया हुआ है और जो ब्लड में CO2 होती है वो चला आता है इस एयर में। सॉरी। द सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट, और ये सरफेस बहुत पतला होता है, बहुत ही महीन होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, और उस सरफेस को इतना महीन है उसे बचाना भी है ताकि उस पर कोई आघात न लगने पाए, उस पर कोई इन्फेक्शन न होने पाए, इसलिए ये अक्सर बॉडी के अंदर ही होते हैं, जैसे लंग्स हो गए और अदर एनिमल्स में। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, जहाँ पर ये एक रास्ता है जहाँ पर जहाँ पर एयर का जो है आपके बॉडी के अंदर पहुँच सकती है। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज़्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, और ये इस मैकेनिज़्म के द्वारा जो है ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा सकती है और CO2 आ सकती है एब्जॉर्ब्ड के थ्रू, एब्जॉर्ब होके। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल। इस पैराग्राफ को हम आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।